नमस्कार। बेहतर स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम जानेंगे कि किस प्रकार अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार करते हुए हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इस पर बात करेंगे आज हम आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश बाकुनी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसी से हम शुरुआत करते हैं आयुर्वेद की कि आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने का क्या मंत्र है। देखिए, जहाँ तक आप स्वस्थ की परिभाषा बोलते हैं तो आयुर्वेद एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देता है। सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिया मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब आप केवल फिजिकली हेल्दी हैं, ये आपकी कंप्लीट हेल्थ नहीं है। आप फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन सारी चीज़ों से अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपको स्वस्थ माना जाता है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आप समाज में अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह से सौहार्दपूर्व रह रहे हैं, इनका भी आपकी जीवन और आपके शरीर की हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है। और आयुर्वेद हमेशा इस दृष्टिकोण से रहता है कि हम एक होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, जिसमें संपूर्ण स्वास्थ्य की बात होती है। केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। आप पारिवारिक रूप में आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, समाज के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर आयुर्वेद एक बहुत ही ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखता है। सर, आजकल हम दिनचर्या हमारी बहुत अलग होती जा रही है। हर व्यक्ति का एक सवाल होता है कि मैं स्वस्थ रहने के लिए जो मेरी दिनचर्या है उसमें मैं क्या शामिल करूं, मेरी जो छोटी छोटी आदतें हैं उनमें क्या परिवर्तन करूं, उनको कैसे रहूं कि मैं स्वस्थ और एक हेल्थी रह सकूं। देखिए, जब आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत पे हम बात करते हैं तो आयुर्वेद का सबसे मूल सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब पहली हमारी जो प्रायोरिटी है वो है आपकी हेल्थ को रिस्टोर करना है, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखना। मतलब आप स्वस्थ कैसे रहें। तो जैसे आपने कहा कि दिनचर्या, आयुर्वेद में दिनचर्या के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है। दिनचर्या मतलब आपको कब उठना है, आपको कब स्नान करना है, आपका दिन नैतिक कर्म क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बड़ा विस्तार से बात है कि उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। आहार, सात्विक आहार। और आहार कहने का मतलब ये नहीं है एक तो गरम गरम भोजन करना है, आपको जब भूख लगी है तब करना है। कुछ चीजें अगर आपने को लग रहा है कि मेरा पाचन ठीक नहीं और मेरा पुराना खाया हुआ भोजन नहीं पचा है तो आपको दोबारा भोजन, इसको आयुर्वेद में अध्यशन बोलते हैं। अध्यशन, समशन, विषमाशन, मतलब आपको प्रॉपर फूड लेना है, समय पे फूड लेना है। उष्ण गर्म भोजन लेने के लिए बोला है, बासी भोजन के लिए निषिद्ध किया गया। दूसरी बात जब मैंने बात की उसके आती है निद्रा। निद्रा के बारे में उन्होंने बोला है कि जब आदमी सोता है तो उसके शरीर की सारी धातुओं का जो रिपेयर होती है वो निद्रा करती है। बेसिकली हमारी बॉडी को रिबूट करने के लिए निद्रा है। आप दिन भर में एग्जॉस्ट होते हैं, आपकी शरीर में कुछ न कुछ क्षय होता है, उसको रिप्लेनिश करने के लिए निद्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज की साइंस भी बोलती है कि अगर आपकी गट हेल्थ या आपके लीवर को रिजनरेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंप्लीट स्लीप। और आप आज की बहुत सारी स्टडीज को अगर देख लीजिए, अगर आपकी स्लीप अच्छी है, नींद अगर आप 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की पूरी निद्रा ले रहे हैं तो उससे आपका शरीर रिपेयर होता है। आपका शरीर उस समय अपने आप को रिपेयर मोड में डाल के अपने ऑर्गन्स को रिजनरेट करने में हेल्प करता है और बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सर, इसी के साथ में आपके पास कई पेशेंट आते होंगे, मौसम बदलता है, जैसे अचानक मौसम बदलता है तो कई तरीके के जो बीमारियां हैं वो लोगों को होती है, तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे सर कि जब मौसम बदले तो हमें क्या क्या ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटी मोटी बीमारियां है, सर्दी जुकाम या कुछ और चीज़ें, वो हमें ना हो। देखिए, हमारा देश एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जो हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा आयुर्वेद बोलता है वो 6 ऋतुओं के कॉन्सेप्ट में है। जी, आप जानते हैं 6 ऋतुओं के बारे में। और इसके लिए जब दिनचर्या के बाद हम अगली बात करते हैं वो है ऋतुचर्या। जी, न केवल डेली रिजीम, आयुर्वेद सीजनल रिजीम के बारे में भी बात करता है। आपको किस ऋतु में क्या करना चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बड़ी डिटेल चर्चा है कि जिस ऋतु में जो नेचर आपको जो भी फल, सब्जियां इत्यादि प्रदान कर रहा है आपको उन चीजों का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो शरीर से स्वेट्स के फॉर्म में बहुत सारा लॉसेस होते हैं। इसलिए आप देखें गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस, नारियल पानी, नींबू की शिकंजी, छाछ इत्यादि इस तरह की चीजों को प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। न केवल ये इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी है, शरीर को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया कि कई रोगों का बचाव
हमारे पेट हमारे डाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि आयुर्वेद में डाइजेशन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है कि अगर वो सही है तो आप कई बीमारियों से या कई रोगों से बच सकते हैं। देखिए ऐसा है, जब हम शरीर की बात करते हैं तो जी। एक कोट है, बॉडी इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ जी, न्यूट्रिशन, जी। कि शरीर हमारे जो आहार है जी। उसका एक प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल। अब आपके शरीर में जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, जी। या आपके शरीर में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, हार्ट दिल धड़क रहा है, हम्म। किडनी अपना काम कर रही जी। है, कैसे कर रही है? इसके लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए। जी। वो एनर्जी हमको किस फॉर्म में लेनी है? वो एनर्जी हम लेते हैं आहार के रूप में। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जी। तो अगर आप एक संपूर्ण और एक पौष्टिक भोजन लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, वो जी। आहार जब आप शरीर में जाता है तो उसका पाचन होता है। जी। तो आयुर्वेद में यहाँ पर अग्नि का एक कॉन्सेप्ट आता है जी। कि भाई जो शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म है, और ये मेटाबॉलिज्म ग्रॉस मेटाबॉलिज्म नहीं है कि आपने कुछ खाया वो पच गया, और वो जी। अगर अग्नि विकृत है, मंदाग्नि है, उससे बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है? उसका मूल कारण यह है, जब आप आहार लेते हैं तो आहार का जब पाचन होता है तो उस पाचन के समय में जो हमारे शरीर के 3 दोष हैं, जी। प्राकृत दोष, वात, पित्त और कफ, जी। इनका जो प्राकृत निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा होता जी। है। अगर हमारा आहार ठीक नहीं हुआ जी। तो क्या होगा? कुछ समय बाद जब अगर आप इसी तरह का आहार लंबे टाइम तक लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा? जो बनने वाले प्राकृत वात, पित्त और कफ दोष हैं वो प्राकृत नहीं रहेंगे, बिल्कुल। उनमें विकृति आएगी। विकृति आएगी तो वहाँ आम उत्पन्न होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, और अल्टीमेटली वो जब अलग अलग जो चैनल्स हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो डिजीजेस पैदा होंगी। आज कम उम्र में ही डायबिटीज, बीपी, हार्ट से जुड़ी कई बीमारियां हो रही है। इसके क्या कारण आप मानते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? आजकल क्या हो गया, केवल आहार ही नहीं, हमारी जो दिनचर्या है उसमें भी बहुत परिवर्तन हो गया। जी सर। अगर आप पुराना ज़माना याद करें तो उस समय क्या होता था, हम लोग जो नेचुरली मिलने वाली चीज़ें थी और जिस ऋतु में जो चीज़ें थी हम उसका सेवन कर रहे थे, नंबर 1। जी। नंबर 2, उस समय लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं थी। बिल्कुल। बहुत सारे मशीनी, जैसे आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ, लोगों के संसाधन कम थे तो लोग की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। इसके साथ साथ मानसिक रूप से वो ज़्यादा दृढ़ थे। आजकल बहुत सारे स्ट्रेस और इत्यादि फैक्टर्स भी आ गए हैं। तो ये सारे कारणों की वजह से बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जी। अब उसके 2-3 और भी प्रभाव आते हैं। जो खराब खान पान है वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, और जी। उसके डिस्टर्बेंस की वजह से बीमारियां होती हैं। इम्यूनिटी, अगर ये शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है अगर वो सही है तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो आपके अनुसार आयुर्वेद में ऐसी कौन सी बातें या ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें वर्णित है जिन्हें हम अपनाकर, घरेलू कुछ ऐसे उपाय अपनाकर अपनी इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी के लिए एक टर्म आता है जिसको हम व्याधि क्षमत्व बोलते हैं, जी। कि ऐसी जो आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जी। जो कि पहले तो आपको व्याधि उत्पन्न ही ना होने दे, जी। और अगर व्याधि उत्पन्न हो जाए तो उस व्याधि का प्रतिरोध करे। जी। तो आयुर्वेद में, जैसे मैंने पहले बताया कि व्याधि क्षमत्व केवल कुछ औषधियों के सेवन करने से नहीं बढ़ती। जी। ये आपकी एक कंप्लीट दिनचर्या, ऋतुचर्या, आपकी डेली रूटीन, जी। आपका सीजनल रूटीन, आपका रात्रिचर्या, आपका स्लीप, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ तो जो सबसे पहला टेक अवे है वो ये कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए। आप रोज एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। आप अपना आहार विहार जो आप कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, अब उनको आप व्यवस्थित कीजिए, और मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार आयुर्वेद जो जो आपको सलाह देता है अलग अलग ऋतुओं में, उस तरह का खान पान और दिनचर्या का पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें। एक तो ये हो गया जो कि आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे फैक्टर जिनसे आप अपने को स्ट्रेस से दूर कर पाएं, जी। इसके लिए आयुर्वेद में योग है, जी। व्यायाम जैसी चीज़ें हैं जी। जिनको आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जी। इनके अलावा भी अगर हैं तो हमारे आहार में ही कई ऐसी चीज़ें हैं। एक आहार के बारे में बात होती है, उसमें नित्य सेवनीय आहार की बात है आयुर्वेद में, जी। जिसमें यव, आंवला जी। और शहद, अच्छा। घृत जी। जी। और दुग्ध, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप निरंतर सेवन करें। जी। उनको, वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, आपके शरीर के बल को बढ़ाती हैं, आपकी अग्नि को ठीक रखती हैं। जी। अगर ये विकृत नहीं है तो आपका शरीर स्वस्थ है। कुछ लोगों के मन में कई बार एक सवाल आता है कि आयुर्वेद से इलाज कराने पर समय बहुत अधिक लगता है और साथ ही कई तरह की परहेज रखनी पड़ती है।
इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? होता क्या है, हमारे पास जो रोगी आते हैं जी। ज़्यादातर उस कंडीशन में आते हैं जब उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जी। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम रोज़मर्रा के जीवन में रोगी देख रहे हैं। जी। हमारे पास किसी लीवर संबंधी बीमारी का जब रोगी तब आता है जब उसको बोल देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जी। या तो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है। ऐसे ही किडनी वाले रोगियों में जी। आता है। ऐसी और बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं जहाँ पर रोगी हमारे पास जब आता है, या तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं या जी। वो डिजीज़ काफ़ी एडवांस या क्रॉनिक हो गई होती है। जी। और हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर रोगी हमारे पास सही समय पे आ जाए तो ऐसा नहीं, आयुर्वेद का जो इलाज है वो बहुत सटीक तरीके से और बहुत जल्दी असर करता है, जी। बशर्ते आप सही समय पर उस रोग का निदान करें और उसके लिए उचित औषधियों की व्यवस्था करें। जी। साथ ही साथ जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं। जी। देखिए, हमारे रिस्ट्रिक्शंस को तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये दही मत खाओ, जी। आप ये खट्टी चीज़ें मत लो, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह खट्टा बंद किया जाता है। बिल्कुल। और बीमारी के अनुसार हम परहेज बताते हैं। जी। देखिए, जब चिकित्सा की जाती है, आयुर्वेद बोलता है चिकित्सा सर्वांगीण होनी चाहिए, जी। ये कंप्लीट होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो आप, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हम आहार को ही औषध मानते हैं, तो जी। हम आधा खान-पान जो रोगी को बताते हैं वो उसके रोग के अनुसार और उस रोगी की प्रकृति के अनुसार बताते हैं। जी। तो वो परहेज में तो हम 5 चीज़ें 10 चीज़ें रोक रहे हैं, जी। लेकिन आपके पास और भी तो वाइडर ऑप्शंस हैं जिनको आप ले सकते हैं। वात, पित्त और कफ का हमारे शरीर के संतुलन में क्या महत्व है? देखिए, जब हम शरीर की बात करते हैं तो जी। शरीर को पंचभौतिक बताया गया है, जी। कि जो हमारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, पृथ्वी और जी। इनसे बना हुआ है। और जो शरीर की जो बहुत एक्टिविटीज़ हैं, जितने जी। भी शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जी। वो करने वाले जो हैं वो वात, पित्त और कफ हैं। जी। अब आप एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट हो रहा है, जी। भले ही वो आप चलते फिरते हाथ पैरों का मूवमेंट जी, है, जी। आप चल रहे हैं वो, जी सर। या आपके शरीर में खून बह रहा है वो, जी। या आपके शरीर में जो नर्व इम्पल्स है, जो आप यहाँ सोच रहे हो और बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इसका मेन गवर्नेंस जो है वो वायु के द्वारा। दूसरा है पित्त। जी। ये हमारे शरीर के जितने भी, आप मोटी भाषा में बोल लीजिए कि जो मेटाबॉलिक है, जैसे कि खाने का पाचन, जी। लेमेन हाँ। के फॉर्म में, या जो आपके जो सेल्स हैं वो जो मेटाबॉलिज्म कर रहे जी हैं, बिल्कुल। बहुत सारे जिसको हम आम भाषा में हार्मोन्स, एंजाइम्स जी। या ये सारी चीज़ें कहें, जी। ये सारा का सारा जो है वो पित्त के द्वारा हो रहा जी। है। और शरीर के अंदर जो स्थिरता या बहुत सारे जो मसल्स का बनना, जी। या जो आपकी बिल्ट है, आपकी जो अस्थियां हैं, जी। आपके शरीर का जो मांस है, आपके शरीर में जो फैट है, जी। नेचुरली जितना होना चाहिए, जी। ये सारा का सारा कफ के द्वारा होता है। तो जी। कफ शरीर की बिल्डिंग के लिए मतलब एक शरीर को जी। स्थूल रूप या वो देने के लिए है, जी। पित्त बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, और वायु इन दोनों को शरीर में गति कराने के लिए है। आज काफ़ी लाइफस्टाइल की बात हुई है, आयुर्वेद की बात हुई है, बात आती है एनआईए की, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की। वो इस दिशा में क्या कर रहा है? हम अलग अलग जगह पे बहुत सारे मेडिकल कैंप्स करते हैं, जी। पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, जी। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इन गतिविधियों में बहुत निरंतर रूप से लगा रहता है, ताकि हम ये जन चेतना को अपने समाज तक लेके जाएं कि जी। आयुर्वेद की जीवन शैली अगर अपनाएंगे तो उससे आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाव हो सकता है। जी। तीसरा, अभी हमने बहुत जल्दी, आई थिंक फरवरी में हम लोगों जी। ने अपने एक सुश्रुत भवन करके नए ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन जी। किया है, माननीय कुलपति महोदय के जी। निर्देश के अनुसार। जी। तो वहाँ पर कमरा नंबर 1 में जी। जीवन शैली जन्य विकारों के लिए एक हमने नई ओपीडी शुरू की है, जी। जिसमें विशेष रूप से मधुमेह, जी। मोटापा, जी। थायराइड, लिवर की डिजीजेज, जी। किडनी की डिजीजेज, इस जी। तरह के जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनके उपचार के लिए उचित परामर्श, न केवल औषधियों के रूप में, जी। बल्कि उनको क्या क्या जीवन शैली का पालन करना चाहिए उस रूप में, जी। उसको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या करनी चाहिए, इन सब के बारे में हम सर्वांगीण रोगी को जानकारी देते हैं, और इन रोगों के प्रतिषेध और उपचार दोनों के लिए हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इस समय अपनी सेवाएं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस महत्वपूर्ण दिन पर हमने जाना कि किस प्रकार छोटी छोटी आदतों में सुधार करते हुए हम एक स्वस्थ और बेहतर जीवन को जी सकते हैं। अगले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पॉडकास्ट में हम जानेंगे और भी अधिक स्वस्थ जीवन जीने की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धन्यवाद।